कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? लेक्चर नंबर हो गया, इधर से तो हुआ हुआ है, उधर लिखो लेक्चर 95। ओके भाई दूसरा लैपटॉप ही ले आओ फिर, पता नहीं शायद इस लैपटॉप की जैसे मसला आ रहा है। अच्छा भाई पेज नंबर 583 निकाल लें, 583 पे आ जाएं और फिक्स्ड एसेट्स की डिस्कशन शुरू करें। फिक्स्ड एसेट्स को कैसे लेके चलना है। अरे आप अच्छा हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है कि कुछ फिक्स्ड एसेट ऐसे हैं जिनमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, तो उनका भी डिस्क्लोजर दिया जाए। अब उनका डिस्क्लोजर देने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही, कोई मसला नहीं, आप पहली लाइन पढ़ना शुरू करें। वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट, भाई नजर आ रहे हैं ना आपको अपनी किताबों पे, पेज नंबर 583 फिक्स्ड एसेट्स। वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट acquired with the funds of company। फिक्स्ड एसेट किससे खरीदा? कंपनी के पैसों से। पेज 583 फिक्स्ड एसेट कंपनी के पैसों से खरीदा, अल्लाहु अकबर, एंड इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, और कंपनी के नाम नहीं लग पा रहा, एंड इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। आपके नाम नहीं लग पा रहा, या आपके नाम तो लग गया है, आपका उस पे कब्जा नहीं है। आप उस लैंड बिल्डिंग पे गए तो वहां पहले से बदमाश बंदे खड़े थे, उन्होंने कहा था इधर लेके दिखाओ, तुमने खरीद तो ली है लेकिन इधर अपनी तामीर करके दिखाओ तो तब तुम्हें माने। वो पहले बंदे बंदूकें लेके खड़े हुए थे। तो दो में से कोई एक मसला है, आपने पैसों से खरीद ली है, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हो चुकी है, आपने पैसों से खरीद ली है, दो में से एक मसला है या दोनों मसले हैं। क्या मसला है? नंबर 1, आपके नाम ही ट्रांसफर नहीं हो पा रही। आप जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास गए, गवर्नमेंट के पास, तो हुकूमत ने कहा हम आपके नाम नहीं करेंगे, ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। आपने कहा मैं तो पैसे देके खरीद चुका हूं। हुकूमत ने कहा उस बंदे से पूछो जिससे खरीदी है। और यहां आपने नाम भी लगवा ली, लेकिन अगला बंदा पोजेशन एंड कंट्रोल, अंडरलाइन करें, पोजेशन एंड कंट्रोल, अगला बंदा आपको, भाई आज से 4 साल पहले, कोरोना से पहले इसी तरह क्लासें होती थी, आप क्या ऐसे मुंह उठा के देख रहे हैं कि ऊपर नजर नहीं आ रहा? या पोजेशन एंड कंट्रोल आपके नाम पर, यानी कि पोजेशन एंड कंट्रोल आपको नहीं दे रहा, नहीं दूसरा ले, तो टाइम लगेगा 2 सेकंड, चलो शुरू। अच्छा, पोजेशन एंड कंट्रोल। अब मुझे किताब दे दो, ये अपना काम करें, दे दो, हम बहुत बिजी हैं, हमें, आपको पता है हम सीए कर रहे हैं। अच्छा जी, दिस फैक्ट को अंडरलाइन करें, सबसे पहला डिस्क्लोजर है, आपने ये बात लिख के बतानी है लोगों को, मोहतरम ये मसला है, ये क्या है? मसला है। दिस फैक्ट अलोंग विद द रीजंस, और रीजंस बतानी है। चलें आप लोग ऐसा करें, आप लोग डब्बे के अंदर वाली डेढ़ लाइनें पढ़ लें। मीनवाइल, लैंड मयरिंग 2 कनाल, जल्दी से बोले, टाइम नहीं है। लैंड मयरिंग 2 कनाल एंड 2 मरला इज इन द पोजेशन ऑफ द, अल्लाह का शुक्र है इस पे हमारा कब्जा है, और एक खरीदी कब है? 2014 में, एट अ कॉस्ट ऑफ इतने, इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, हमारे नाम
नहीं है। इस तरह की कोई लाइन आ गई पेपर में तो आपने एज इट इज उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके लिख देना होगा। अच्छा, ये जो आपने डब्बे में एग्जांपल पढ़ी है, भाई चले जाए ना, बाहर जाके कर लें, कोई मसला नहीं। ये जो आपने डब्बे में एग्जांपल पढ़ी है, इसमें हमारे नाम नहीं है या हमारा कब्जा नहीं है? हमारे नाम नहीं है। ओके, अब वो पैरा पूरा पढ़ लें जो ऊपर लिखा हुआ है डब्बे के। टाइम नहीं आपका ज़ाया होने देंगे इंशाल्लाह, आप तो परेशान नहीं होना। कभी आपकी पढ़ाई अब घर में इन दिनों में डिस्टर्ब हो रही हो तो हालल दालल पा दिया करें पूरे घर में कि नहीं ये नहीं, ये रिश्तेदार शोर और ये नहीं, सारे रिश्तेदारों को चुप की गोली दे दिया करें। ऐसा हिस्सा बोलें जी माय डियर। देखें आज तो जुमा है, साथ वाला फुल सॉरी, ठंडे पानी से नहा के आए हैं भाई, फरमा रहे हैं। जब कोई एसेट या प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है कंपनी के पैसों से और ये कंपनी के नाम नहीं है या कंपनी की पोजेशन में नहीं है, अब आपने डिस्क्लोजर जो देने हैं वो अंडरलाइन करने लग जाए। दिस फैक्ट, ये बात बताएं लिख के, अलॉन्ग विद द रीजन, रीजन तो बताई हुई है इसने, इधर की क्या रीजन बताई हुई है? पेंडिंग लीगल केस, हाँ, अलॉन्ग विद द रीजंस ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट नॉट बीइंग इन द नेम और नॉट बीइंग इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी शैल बी स्टेटेड। ये दो डिस्क्लोजर हो गए। एंड द डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन तो दी हुई है लैंड, एंड द वैल्यू, वैल्यू भी दी हुई है, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड द पर्सन इन हुज नेम एंड पोजेशन और कंट्रोल इज इट इज हेल्ड शेल ऑल्सो बी। ये उसने नहीं बताया हुआ, ये इसको बताना चाहिए था कि फिर किसका कब्जा है इसके ऊपर। बेसिकली कब्जा सॉरी हमारा है लेकिन हमारे नाम नहीं है, तो फिर इसमें डाल दें दिस इज इन नेम ऑफ बदमाश। ये एक डिस्क्लोजर है जो आई के अपने मिस किया है मेरे ख्याल से, ये भी डालना चाहिए था उसको। हमें बताना चाहिए कि ये किसके नाम पे है। ये नोट कहां डलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? एक्सेलेंट, पीपी के दुम के तौर पे डाल दीजिएगा। ये डिस्क्लोजर कैसे टेस्ट होगा? बस ये आएगा लिखा हुआ अंग्रेजी एज इट इज, आपने उठा के इस अंग्रेजी को लिखना होगा, लेकिन अंग्रेजी लिखते हुए आपने, ये नोट कोई टेबल फॉर्म में नहीं बनेगा, अंग्रेजी लिखते हुए 4 चीजों का ध्यान रखना है। दिस फैक्ट, फैक्ट ढूंढें, इट इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट बताएं। रीजन, पेंडिंग लीगल केस, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, एंड द पर्सन इन हुज नेम इट इज, छोड़े बस। लैंड मयरिंग 10 कनाल इज नीदर इन द नेम ऑफ कंपनी नॉर इन पोजेशन ऑफ कंपनी। ओ तेरी है, डबल मजे। एक और लैंड है हमारी 10 कनाल की, वो तो ना हमारे नाम लग रही है और ना हमें कोई कब्जा करने दे रहा है उस पर। हम जाते हैं तो चारों साइडों पे उसके शेर फिर रहे होते हैं। तो द कंपनी पेड 75,000 इन जुलाई फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवेज थ्रू ओपन ऑक्शन। बाकी पाकिस्तान रेलवेज नहीं हैंड कर दिया। द ऑक्शन वॉज लेटर चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट, बाद में किसी ने चैलेंज कर दिया और रेलवे वालों को कहा तुम कैसे ये नीलाम करते हैं, लीगल केस इज स्टिल पेंडिंग। ये है जी छोटा सा डिस्क्लोजर। अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग शेल बी, अच्छा मेन डिस्क्लोजर यही है, नॉट हेल्ड इन द नेम एंड नॉट इन पोजेशन। ये मसला है, इस मसले के हल 4 हैं। यूजर को ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। मसला ग्रीन से हाईलाइट किया, उसका हल। ओके नेक्स्ट, अगला मसला, मसले को ग्रीन से हाईलाइट करता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका हल, इसको फ्री होल्ड और लीज होल्ड में अलग अलग बताएं कि फ्री होल्ड कितनी है और लीज होल्ड कितनी है। फ्री होल्ड लैंड आमतौर पे पंजाब में होती है, लीज होल्ड लैंड आमतौर पे इस्लामाबाद में होती है कि इस्लामाबाद में वो आपको 99 ईयर्स की लीज पे देते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की हुकूमत उस पर कब्जा कर लेगी, उतनी देर में आप नहीं चले जाना है। तो ये एक छोटा सा मसला है कि इस्लामाबाद में अक्सर ये चक्कर है, लेकिन ये लीज नहीं होती,
लीज में तो ऐसा किसने देते हैं, आप ये लमसम पेमेंट करके लैंड खरीद लेते हैं, लेकिन हुकूमत कहती है ये लैंड आपके पास सिर्फ 99 ईयर्स की है, इसको कहते हैं लीज होल्ड लैंड। और जो आपके वुरसा को भी हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाएगी चाहे आप मर जाएं, उसे कहते हैं फ्री होल्ड लैंड। तो इसमें अगर है तो पीपी के नोट पे अलग अलग बना दें, लीज होल्ड और फ्री होल्ड लैंड की। अच्छा, अगला मसला है जब रीवैल्यूएशन हो रही हो तो इनकी फोर्स्ड सेल्स वैल्यू डिस्क्लोज करें। मैं डिस्क्लोजर को शायद येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, हर जगह ऊपर भी किया ना, येलो से, डिस्क्लोजर को येलो से हाईलाइट कर रहा हूं और जो मसला आ रहा है उसको ग्रीन से। अच्छा जी, मसला क्या है कि प्रॉपर्टी हमारी क्या होने लगी है, रीवैल्यू। इसकी फोर्स सेल वैल्यू अलग से बताएं। फोर्स सेल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क बता दें। मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू होती है ना, मार्केट वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको फिरना पड़ता है और फिर चीज बिकती है। फोर्स सेल वैल्यू ये होती है कि आप अगले को कहते हो कि भाई मेरी 10 मिनट के अंदर फ्लाइट है, ये मेरे पास मोबाइल है, आप खरीद लो। वो आपकी मजबूरी से फायदा उठाता है और वो मोबाइल आपसे सस्ता लेता है, वो मार्केट वैल्यू पे नहीं बिकेगा फिर, क्योंकि अगले को आपकी मजबूरी का पता है। तो फोर्स सेल वैल्यू ये होती है। दुकानदार इंतजार कर सकते हैं, इंतजार करे, वरना रात को कस्टमर आया है उसको कहे यार जितने की भी सब्जी खरीदते हो खरीदो यार प्लीज, मैंने घर जाना है। तो ये तो फिर फोर्स सेल वैल्यू ना, मार्केट वैल्यू पे इतनी सब्जी बिकी, आप वेट करते अगले दिन मार्केट वैल्यू पे बेचते। फोर्स सेल वैल्यू ये होती है, मजबूरी में चीज बेचनी पड़ गई। तो ये बता दें, इस पे शो ना करें एसेट को, एसेट को शो नहीं करना, बस बतानी है कि फोर्स सेल वैल्यू इतनी है। अच्छा भाई, इसमें मैंने तो आपको बताया था 5 लाख, लेकिन इसने 5 मिलियन भी लिखा हुआ है। तो अब इसका हल सुन लें। अगर हमारे फिक्स्ड एसेट जिनकी टोटल बीवी 5 मिलियन से ज्यादा है और उसमें वो जिनकी इंडिविजुअल बीवी 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख है, उनके बारे में ये सारा डिस्क्लोज कर दें। तो ग्रीन से ऑब्वियसली मैंने आपको मसला बताया और येलो से उसका डिस्क्लोजर बताया। अब मकसद क्या है बात का, पहले ये समझें फिर नोट कीजिएगा। हमारे जो साल में पीपी बिके, क्या ये ग्रेटर देन 5 मिलियन है? आप लोगों ने शायद टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्स में एक दफा बताया जाता था कोई एक्सपेंस का टी काउंट है, उसका कैरी डाउन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा है तो उसको कैश में पे नहीं करना। 100% वही कॉन्सेप्ट है। जब आपके सारे एसेट्स की एग्रीगेट बीवी बढ़ जाए 5 मिलियन से तो ये रूल लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ये रूल लगेगा। अब किस किस एसेट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? सिर्फ 5 लाख से ज्यादा वालों का, इसका 5 लाख वाले का भी मुझे देखने दें, 5 लाख और मोर, ठीक है, 5 लाख वाले का भी इसका। तो अल्लाह का शुक्र है हमने यूजर को नहीं बताना कि व्हीकल 1 और टेबल के केस में पर्टिकुलर्स ऑफ बायर क्या हैं, रिलेशनशिप विद द बायर क्या है, मोड ऑफ डिस्पोजल क्या है, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनकी कॉस्ट भी, इनकी बुक वैल्यू भी, इनका गेन लॉस भी बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी 3 एसेट्स का डिस्क्लोजर हम देंगे। इज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर पीपी डिस्पोज्ड ऑफ बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन? यस, फॉर प्लांट 1, प्लांट 2 एंड व्हीकल 2। बस इन 3 का डिस्क्लोजर चाहिए, नोट कर लें। अगर सबकी बीवी, तो इंडिविजुअल की बीवी सिर्फ उनको डिस्क्लोज करना है, बाकियों को डिस्क्लोज नहीं करना।
चलें जी आगे चलें। अच्छा, इसका डिस्क्लोजर बनाएं। मुझे पता है डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर जरा बनाते हैं प्रॉपर फॉर्मेट देख के। आज एनुअल रिपोर्ट 2019 खोलते हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने मुझे आधा घंटा देना है, कल वाली चीज़ें रिवाइज करनी है, कल वाली चीज़ें रिवाइज करेंगे, कोई हमें वो कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं, खासतौर पे शेयर कैपिटल का नोट। अच्छा, अच्छा ये वैसे सही काम है। वैसे हमने अपनी किताब में पता है क्या किया हुआ, एक दो जगह कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग 5 लाख से कम बीवी वाले भी बता देते हैं कितने हैं, ताकि वो पीपी के नोट से फिगर मैच कर जाए। लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका नहीं कि डिटेल्स ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट विद बुक वैल्यू एक्सीडिंग 5 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोज। अब देखें, इसे जो 5 लाख की बुक वैल्यू से ज़्यादा वाले हैं सिर्फ इन्होंने वो डिस्क्लोज किए हुए हैं, और ये 2019 के हैं और अगले सफ़े पे 2018 के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट मींस कि लेस देन 5 लाख वालों को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। अब देखें, जो टोटल बुक वैल्यू होगी डिस्पोजल्स की, वो अल्लाह का शुक्र है इनकी 51 है, इसके अलावा भी होगी, लेकिन ये जो टोटल बुक वैल्यू है 51, ये नोट से अब टैली नहीं करेगी। नोट में भाई ये जब बातें समझ नहीं है, वो डिस्क्लोजर पता नहीं किस तरीके से टेस्ट कर रहा है, वो आप हद होगी, आप लोग इन बातों को इजी ले रहे हैं। अब ये जो इसका टोटल है बुक वैल्यू का 51 मिलियन, ये नोट से टैली नहीं करेगा। वाई वजह बताएं? क्योंकि उसने लेस देन 5 लाख वाले डाले नहीं। लेस देन 5 लाख वाले अगर आपने डालने हैं तो उनको फिर इकट्ठा डाल दें। लेस देन 5 लाख वाले, वो मिसाल के तौर पे 2 मिलियन के हों, 5 लाख से लेस वाले छोटे छोटे बहुत से होंगे ना, तो उस तरह डालना है तो डाल दें। लेकिन अब ये 51765 कहीं से टैली नहीं करेगा। अल्लाह करे पीपी का नोट मिल जाए 2018 का, 2019 का। तो 2019 में अगर आप देखें तो आपको जो डिस्पोजल्स नजर आ रही हैं वो नजर आ रही हैं ये, तेरी खैर एडिशन डिलीशन इकट्ठी डाली हुई है, बोंगा ही है। अच्छा, डिलीशन नजर आ रही हैं और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही है ऑन डिस्पोजल्स। सो इन्होंने अजीब तरीके से थोड़ा सा बनाया हुआ, जिस तरह हम बनाते हैं कॉस्ट एडिशन डिलीशन, कॉस्ट क्लोजिंग, अकामुलेटेड ओपनिंग, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग। अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स अगर हमने ढूंढनी हो तो वो बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल जरा आप मुझे बताएं कि कहां से मिलेगी। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, वो यहां से मिलेगी बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। व्हाट आर माय डिलीशंस? ये और ये, इसका टोटल 514159 और ये 453। इनको नेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगी? बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। जरा बताएं कितना है 514 माइनस 453? अजीब तरीके से बनाया हुआ है ना, मैं क्या दिखाऊं आपको, अजीब तरीके से बनाया हुआ है। 514 माइनस 453 60260। ये है बुक वैल्यू ऑफ ऑल डिस्पोजल्स, बुक वैल्यू ऑफ। लेकिन ये क्यों 60 से कम है 51765? क्योंकि 5 लाख से कम वालों का नहीं है। तो इसका मतलब है 5 लाख से कम वालों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, बस डिस्क्लोजर देना ही कितना होता है। अब मुझे बताएं हमारे सवाल का डिस्क्लोजर जो है वो कैसे बनेगा। नोट नंबर 17.2 मिसाल के तौर पे, डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड, पीपीए डिस्पोज्ड। अब
वो हेडिंग देने की जरूरत नहीं कि 5 लाख से ऊपर वाले हैं, इतना तो हमें पता ही है 5 लाख से ऊपर वाले, वो खैर है, वो नहीं भी हेडिंग देंगे कोई मसला नहीं जी। डिस्क्रिप्शन बोलें बोलें बोलें, प्लांट 1, प्लांट 2, व्हीकल 2, कॉस्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ, बाकी आपको पता है, रिलेशनशिप विद द बायर, बुक वैल्यू 2.5, 3.6, 0.6। ये डिस्क्लोजर एग्जाम लेवल का डिस्क्लोजर है। अब इसमें सिर्फ वो डाटा देगा जो डाटा आपने दाएं बाएं डालना होगा। इस डिस्क्लोजर के मेरे बनवाने का मकसद ये था कि इन दोनों का डिस्क्लोजर हमने अभी देखा है कंपनीज बिल्कुल भी नहीं बना रही, तो इनका हमें भी बनाने की जरूरत नहीं है, प्लीज बना लें आप। ये इसका आंसर है। सवाल तो कुछ और था, डिस्क्लोजर चाहिए या नहीं वो मैंने बता दिया, डिस्क्लोजर बनाना सवाल नहीं था। ओके डन। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा बाद में, पहले मुझे फिलहाल आप ये बता दें कि डिस्क्लोजर्स देने क्या क्या हैं और किन के देने हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये याद भी करें ना, इन केस ऑफ सेल ऑफ इफ एग्रीगेट बीवी एक्सीड 5 मिलियन रुपीज, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ईच एसेट, लेकिन सिर्फ कौन से वाले, विच हैज बुक वैल्यू ऑफ 500,000 और मोर शेल बी कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट। हाँ, ये तो नई चीज पता चली, अगर रिवैल्यू हुए में तो कॉस्ट नहीं लिखनी यहां पे, फिर यहां पे क्या लिखनी है, रिवैल्यू, और लिखे एंड नहीं, दोनों नहीं लिखनी फिर, हाँ हाँ दोनों नहीं लिखनी, फिर रिवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। जी भाई, ब्लैक मार्कर ला रहे हो। द बीवी, द सेल प्राइस एंड द मोड ऑफ डिस्पोजल, टेंडर, नेगोशिएशन, जो भी किया आपने, द पर्टिकुलर्स ऑफ परचेजर, कंपनी पॉलिसी भी लिखा होता है कई दफा, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है। कंपनी की पॉलिसी कई दफा होती है कि जब गाड़ी पुरानी हो जाए 3 साल तो एम्प्लॉय को हम बेच देते हैं, तो ये कंपनी पॉलिसी भी हो सकती है, और आजकल OLX और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, गेन और लॉस इन रिलेशनशिप इफ एनी विद द परचेजर, विद द कंपनी और एनी ऑफ इट्स। ओ अच्छा, ये भी जरूरी है, या हमारी कंपनी से रिलेशन हो या हमारी कंपनी के, फिर भी बताना पड़ेगा। ये तो नई चीज पता चली कि हो सकते हैं डायरेक्टर्स अपने जानने वालों को चीजें सस्ती बेच रहे हो, तो डायरेक्टर ने अगर अपनी खाला को गाड़ी बेची है तो वहां पे बताएं कि डायरेक्टर्स आंट टी, नाम भी बताना पड़ेगा, सलमा बाजी, ये चपेड़, ये देखो ये देखो ये देखो, पता नहीं बताना, बट पर्टिकुलर परचेजर।
अच्छा, ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है माय डियर। बाकी IS 16 की रिक्वायरमेंट्स तो हैं, वैल्यूअर का नेम वगैरह और ये चीजें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर ये हो सवाल में, एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि टोटल हमारा 4 मिलियन है और एक गाड़ी उसमें हमने 3.8 मिलियन की बेची है और एक हमने, ये बीवी है, मशीन और व्हीकल, प्लांट, जो जो व्हीकल, व्हीकल। आप बताएं क्या करना है? नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। सर इसकी बीवी 5 लाख से ज्यादा है सर ऐसा ना करें सर। इसकी आप लोग ऐसे बोलते नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसे बोलने देना। आप क्यों दिल पे ले रही हैं कि हम तो नहीं ऐसा बोलते। सर इसकी बीवी 5 लाख, बेटा इसकी बीवी तो 5 लाख से ज्यादा, लेकिन इनकी बीवियां तो 5 मिलियन से कम है ना। ओ सर, ओके ओके जी। अब आप सवाल पूछ लें बबलू, सवाल पूछ लें अब आप। यही पूछना था बेटा, नोट कर लो, आपके भी पेपर हैं। क्या बताइए यार, पहली रो में बैठ के ड्रामे कर रहा है। ओ वेलकम हाइब्रिड में लेट आने पे, दैट्स वेरी नाइस। क्या प्लान है फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं कल के? यानी इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह मगरिब के बाद आपने बैठ जाना तैयारी करने के लिए टर्म टेस्ट की। ऐसा करेंगे ना, जोहर से मगरिब तक हम बैठ के कुछ आपस में कर लेंगे तैयारी इकट्ठे, बाकी आप मगरिब के वक्त कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा 1037 और फाइनल अकाउंट रिवाइज कर लेंगे और फिर बाकी लीज वगैरह और IS12 वगैरह आप लोग घर में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके अच्छा जी, PPE के डिस्क्लोजर्स को आप समराइज करें। नंबर 1, या आपके नाम नहीं है या आपके कब्जे में नहीं है, तो कितनी चीजें बतानी है? 4, फैक्ट, रीजन, डिस्क्रिप्शन और वैल्यू। और जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको डिस्टिंग्विश करना है फ्री होल्ड और लीज होल्ड। और अगर एक फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनकी एग्रीगेट बीवी 5 मिलियन से ज्यादा और इंडिविजुअल बीवी 5 लाख से ज्यादा है, अच्छा वो फोर्स सेल वैल्यू तो हो गया। तो ये वाले सारे डिस्क्लोजर आपने देने हैं। बड़ी रिवीजन कराई है तो मेरी एनजी हो गई थी, इस तरह ना सोचा करें। इधर देखें कहीं इंटीग्रेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं। KF2 च तुसी लभोगे, उत्थे तो नहीं आएगा ना। हुण आई आ रहे कहीं आई? माय डियर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पेज 739 ऑफ पुरानी बुक। नई बुक का पेज मुझे बता दें। चैप्टर 15।
Safeguard Limited is listed on Pakistan Stock Exchange and has registered office in Lahore. SL is engaged in the manufacturing and मिल गया कौन सा पेज है 760. SL is engaged in the manufacturing of polyester and soda ash. Production plants are located in Lahore and Karachi. Following is the SL's draft balance sheet as on 31 दिसंबर 2020. चलें जी, क्या नाम है कंपनी का? कल की तरह का ही सवाल है, रिक्वायरमेंट पढ़ लें. बैलेंस शीट बनानी है और रेलेवेंट नोट्स बनाने हैं. शेयर कैपिटल का नोट मैंने कहा था ना रिवाइज कराना है, तो मेरे जहन में आया कि ये वाला सवाल ही कर लेते हैं. इसमें शेयर कैपिटल का नोट दोबारा बन जाएगा. एसएल, यार अब टाइम नहीं है इन चीजों का, इन चीजों पर टाइम ना लगाएं. एज ऑन दिसंबर 31, अल्लाहु अकबर, ये लोग क्या बोल रहे हैं 2020. ओके, और यहां पे क्या आ जाएंगे? नोट्स. बस वो खुद ही हेडिंग वोडिंग दे दीजिएगा. नोट नंबर 1 क्या है? लीगल स्टेटस एंड, वो मैं नहीं अभी डाल रहा, फिर वो खुद ही कर लीजिएगा. कल स्टेटस एंड नेचर लिखा था और नीचे नहीं लिखा था, आज नाम भी पूरा नहीं लिखा, इसीलिए मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे वीक होते चले जा रहे हैं. मैं आज दूध पिलाऊंगा जाके कॉन्सेप्ट्स को. अच्छा जी, शेयर कैपिटल आ रहे हैं, रिजर्व्स आ रहे हैं. बेटा आंखें खोलो, देखो इधर, रिजर्व्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लोन्स नहीं माजरत, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पीपी, लोन टू एम्प्लॉइज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स और स्टॉक. कल डेटर वाला नोट रिवाइज कर लिया था घर जाके, जरा वीडियो खोल के, या वैसे ही हो गया था? वैसे ही हो गया था, वीडियो खोल के वैसे ही हो गया था. ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 900 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. 900 ज़रब 10 रशीद 9000. और इशूड शेयर कैपिटल 5000. 130 million shares were issued at a premium of 5 as consideration for purchase of building and plant. Remaining shares were allotted at par for consideration paid in cash. ये इंशाल्लाह आज इसका मैं नोट आपको बना देता हूँ प्रॉपर तरीके से व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ताकि ये कल वाला मसला हमारा हल हो जाए. इसमें बस बोनस शेयर नहीं है बस, और तो बाकी सब कुछ है. रिजर्व्स इंक्लूड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन पीपी ऑफ ₹190. आपको याद है कल हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के फेस पे ये अलग नजर आने, तो ये रिजर्व्स होंगे तो बाकी क्या होंगे फिर? रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग, ये रिजर्व्स में तो फिर सारी चीजें आ जाती है ना, रिजर्व्स में फिर सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये फिर क्या होंगे बोलें? रिटेन्ड अर्निंग्स. तो रिजर्व्स में से जब सरप्लस माइनस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी. लेकिन काका आज शेयर प्रीमियम भी आना है, तो थोड़े दिनों में मैं आपको बताऊंगा. आज सुन लें एडवांस में कि रिजर्व्स में सारी चीजें आती हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी, शेयर प्रीमियम भी, यानी शेयर कैपिटल के अलावा इक्विटी की जो सारी चीजें हैं उनका नाम क्या रखते हैं? रिजर्व. आपकी डिक्शनरी में ये नई चीज ऐड हुई है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली ये मेथोडोलॉजी हमारी नहीं है कि पहले जो है वो डिस्क्लोजर पढ़ें खुश किस्म के और बाद में उनको अप्लाई करें. तो पहले अप्लाई कर लेते हैं. जैसे आज फिक्स एसेट का डिस्क्लोजर था तो पहले हमने अप्लाई किया हुआ था, तो जरा समझ जल्दी आ गया. तो चलें अभी मेरे पे एतमाद कर लें कि रिजर्व से मुराद क्या है? शेयर कैपिटल के अलावा इक्विटी में आने वाली सारी चीजें. अच्छा जी आगे चलें. लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 1100 मिलियन, आउट ऑफ विच 250 इज पेएबल ऑन. अच्छा, बैंक लोन कितना है माय डियर? 1100 मिलियन. 1100 मिलियन बैंक लोन है 250 मिलियन का, एंड डेट इज इसमें से इतना कितना? इतना
कहां डाल देंगे आप? ये माशाल्लाह आप लोगों को पता है, लीज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें 1100 लोन पड़ा है, तो उसमें से थोड़ा सा किधर डाल देंगे? करंट लायबिलिटीज में से। तो ये लॉन्ग नहीं है पुत्र, ये शॉर्ट है अब, बल्कि इसका नाम होगा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो 1100 के 2 हिस्से कर लेंगे, वो मैं बाद में कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, कंप्राइज का मतलब होता है कि इसमें यही 2 चीजें पड़ी हैं और कोई नहीं है। टोटल करके भी देख लें बेशक, टोटल करके भी देख लें बेशक, बराबर आ रहा है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स, डीलर्स ने हमें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स दिए हुए हैं जी। सफे के टॉप पे लिखें, ये क्या चीज होती है? कैश डेबिट डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स। माय डियर, ये वो नहीं है जो कल हम वापडा वालों को पैसे जमा करा रहे थे, ये वो नहीं है, वो कैश पे हो रहा था, वो एसेट साइड पे था, ये वो नहीं है। ये एंट्री लिख के लिखें, हम होंडा कार्स हैं, हम होंडा कार्स हैं, या साथ वाली जगह सफे पे जगह खाली है तो अन्नी जगह जहां मर्जी लिखें, पुरानी किताब। हम होंडा हैं और हमने अपने डीलर से सिक्योरिटी ली हुई है, हमने अपने डीलर से सिक्योरिटी ली हुई है जब उनको डीलरशिप दी थी, हमने अपने डीलर से सिक्योरिटी ली हुई है जब उनको डीलरशिप दी थी। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट कराएं जरा कि ये सही एंट्री किया होंडा ने। डीलरशिप क्या होती है? डीलरशिप ये होती है कि होंडा का शोरूम अपना कोई नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि होंडा गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है तो उसके अपने शोरूम नहीं है। लीज में जो आप पढ़ते थे वो वाला डीलर है, और तो कोई भी नहीं है। लीज में नहीं होता था मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, वही वाले डीलर है। तो डीलर जो है, कोई अमीर बंदा होता है, मिसाल के तौर पे कोई वसीम अकरम है, इंजमामुल हक है, कोई सईद अनवर है, ये चले गए और इन्होंने जाके जो है वो होंडा वालों से बात की कि यार आपकी गाड़ियां हम अपने शोरूम पे रख के बिकवा देते हैं। तो होंडा वाले ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, आप हमें जो है वो 20 करोड़ रुपया जमा करा दो, ये एक सिक्योरिटी होगी, ताकि कल कल को हम आपको गाड़ियां भेजें, बाद में आप गायब हो, जो डीलरशिप बंद हो जाए, हमारी गाड़ियां खत्म, तो इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी हमें जमा करवाओ। तो बस इट इज कैश रिसीव फ्रॉम डीलर। तो इसकी एंट्री ये बनेगी, होंडा करेगा कैश रिसीव फ्रॉम डीलर्स डेबिट एंड पेएबल टू डीलर्स इन फ्यूचर क्रेडिट व्हेन दे विल कम एंड कैंसल द डीलरशिप। हो सकता है 4 साल बाद वो कहे नहीं यार अब गाड़ियों की डीलरशिप नहीं, अब तो हम हेलीकॉप्टरों की डीलरशिप लेने लगे हैं, अब आप ये गाड़ियां उठवाएं अपनी इधर से, खत्म करें, चले जाएं, तो ये हम उनको एडवांस वापस कर देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म में पड़ा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म नेचर का होगा। तो बस ठीक है, क्या करेंगे, बस अलग से शो कर देंगे। हम, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा इस एडजस्टमेंट में, मुझे ये लगा कि 1440 में से इसको करंट और नॉन करंट में तकसीम करना है और इसको नए लाइन आइटम के तौर पर डाल देना है, और क्या है इसमें। आगे चलें, ट्रेड एंड सॉरी वो तो ऊपर से पढ़ लिया है हमने। अभी तक आपने कुछ नोट्स हाईलाइट किए हैं? नोट 1 इसका ना नोट 1 बना दें, आज बना दें। अभी नोट के नंबर नहीं देने, अभी नोट बस हाईलाइट करते रहें। नोट के नंबर इंशाल्लाह जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट खुलेगा ना फिर देंगे, अभी नोट हाईलाइट करते रहें। अच्छा जी, इसका नोट नहीं है, इसके भी इंशाल्लाह टोटे होने हैं। एक टोटा तो हमें पता चल गया ना इसका, 190। आगे, लोन्स टू एम्प्लॉयज इंक्लूड्स लोन टू डायरेक्टर्स। तो थोड़े दिन सब्र कर लें, आप मुझे बता दें करेंगे क्या, जल्दी बता दें। लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर्स। यार जल्दी बताएं क्या करेंगे, अलग अलग शो कर देंगे, अलग अलग शो कर देंगे। एम्प्लॉयज का लोन अलग शो कर देंगे, डायरेक्टर्स का लोन अलग शो कर देंगे। हाँ, ये वाला डिस्क्लोजर आपके लिए आज नया है, ये मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसके आगे और कुछ नया नहीं है।
तो लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर ऑफ 140 मिलियन, ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री। ये इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा, इसको नीचे इंग्लिश में लिख देंगे। अभी किसी ने लफ्ज बोल दिया डिस्क्लोज कर देंगे, आप एडवांस में ही आपको डिस्क्लोजर आते हैं, और साल भी नीचे लिख देंगे, ठीक है। 30% ऑफ द लोन वाज डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, और रीपेमेंट कितने सालों बाद है? तो इसकी आज एक मूवमेंट बनाएंगे। सर लोन की मूवमेंट बनाना तो बड़ी आसान है, लोन कितना लिया कितना वापस किया बना लेंगे, अल्लाह का शुक्र है, ये तो हमारे लिए नई चीज नहीं है। तो लोन का टी काउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे, बोलें लोन का टी काउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेंगे, वो क्या मसला। तो 30% इस साल डिसबर्स किया है ड्यूरिंग द ईयर, और उसने वापस कितना किया है? अच्छा अब सारे बताएं, ये लोन लेने वाला है या लोन देने वाला है? भाई हमारी कंपनी ने तो लोन दिया हुआ है ना, ये लोन कौन सा वाला है? रिसीवेबल वाला है। बैलेंस शीट का मुंह बता रहा था ये लोन टू एम्प्लॉइज है, अदर इंफॉर्मेशन ने कहा नहीं, डायरेक्टर भी है एक हमारा, उसको भी लोन दिया। लोन टू एम्प्लॉइज इंक्लूड लोन टू, ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 years, ठीक है। ये 140 की बात हो रही है या एम्प्लॉइज के लोन की बात हो रही है? 140 की बात हो रही है। ऑल से परेशान नहीं होना, डायरेक्टर्स है ना, तो ये जो 140 के लोन की बात हो रही है, ये सारा का सारा किसको दिया हुआ है? डायरेक्टर्स को, और ये कंपनी पॉलिसी के मुताबिक है। 30% वॉज डिसबर्स्ड बाय, डिसबर्स कौन करेगा लोन और रीपे कौन करेगा? यार ऐसे तो ना करे ना, डिसबर्स कौन करेगा? इंग्लिश का फिक्र है, ये तो अकाउंटिंग की बात नहीं है। इतने वॉस डिसबर्स, डिसबर्स करने वाला कौन है इस मिसाल में लोन? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, अकाउंटेंट छोड़े, अकाउंटेंट तो देने वाला होगा ना, असल ऑर्डर तो ऊपर से आया ना। द अमाउंट ऑफ 30% was disbursed by SL during the year, repayment by directors, डायरेक्टर्स ने कितनी रीपेमेंट करनी है? कुछ भी नहीं। उन्होंने कितने सालों बाद पैसे वापस करने हैं? 2 सालों। बोंगे ने बैंक ओवरड्राफ्ट में कैश डाला हुआ है, ये इंशाल्लाह आप ही अलग करके बताएंगे मुझे, जब ये एडजस्टमेंट आएगी आप ही मुझे अलग करके बताएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या डाला हुआ है? कैश डाला हुआ है। सर उसने ना फाइनल अकाउंट के साथ IFRS 8 डाल दिया। सर मैं मर गया उधर ही, फिर जब मैं जिंदा हुआ मैं आपके पास वापस आ गया। सर IFRS 8 घुसाया हुआ था, यानी मुझे तो समझ नहीं आया कि यहां पे फाइनल अकाउंट खत्म हो गया, यहां पे IFRS 8 शुरू हो गया। मैं तो सर मैं जा रहा हूं। दीवाने लोग होते हैं, इनकी बातों में ना आया करें। अब बताएं इससे आसान सवाल और कौन सा हो सकता है? अब क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है सवाल में। चलें स्टार्ट करें। कभी पेपर में बैठे हो ना फिर पता चले, इधर खड़े होके बातें कर लेते हैं, कभी बैठ के सवाल कराएं ना। नॉन करंट एसेट जी 100%, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अच्छा माय डियर बताएं, सबसे पहले क्या लिखूं? एसेट्स। एसेट्स में क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे चलें। लोन टू एम्प्लॉइज, लोन टू एम्प्लॉइज। अच्छा जी, ये लोन्स मुझे बता दें कौन से वाले आ रहे हैं? ये रिसीवेबल वाले आ रहे हैं या पेएबल वाले आ रहे हैं? मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं जो ICAP इस्तेमाल करता है, ताकि आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और हमारा कोई ऐसा मसला ना हो जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूं जो ICAP इस्तेमाल कर लें। लोन्स टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। थोड़ी सी हम अदर इंफॉर्मेशन भी तो पढ़ के आए हैं ना। ओके नेक्स्ट, एक लाइन खाली छोड़ दें, आप हेडिंग क्या दे दें? किसी को तरतीब याद हो? स्टॉक, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स,
एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीट। एडवांसेस डिपॉजिट्स मुझे नहीं नजर आए और कैश एक आ रहा है, लेकिन बाद में भी पता चले तो कोई मसला नहीं, हमने तो हर एक के नीचे दो दो लाइनें छोड़ के जाने, तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है जी। करंट एसेट्स, स्टॉक, ट्रेड एंड, अच्छा इसका डाटा है आज, स्ट्रॉबेरी से कितना, पियर से कितना, इसका डाटा आज नहीं है। आगे कैश एंड, नहीं सवाल में तो कैश ही दिया हुआ है, बस ठीक है आगे चलें। जी अब हेडिंग दें इक्विटी की जी। शेयर, ऑथराइज शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है आज, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जी। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम भी आज आएगा, नहीं आया तो जगह छोड़ देते हैं। और रिजर्व्स नहीं, कोई चीज नहीं है, रिजर्व कुछ नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन से पता चल गया रिवैल्यूएशन, बाकी रिजर्व्स को उठा के हम कहां डाल देंगे, रिटेन अर्निंग्स में। तो ये दो चीजें नई थी, मैं मान रहा हूं। एक डायरेक्टर के लोन आज नए हैं और रिजर्व्स का मैंने आपको मतलब बताया, तो ये दो चीजें फेंकी हैं अगर कैच कर लें तो। अच्छा जी आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ रहा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज दो चीजें आ रही थी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो ऊपर है ना लफ्स, नीचे जाके देखें दो चीजें आ रही थी। अच्छा जी बोलें बोलें बोलें। लॉन्ग टर्म लोन, नहीं लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है माय डियर, ऐसे ना करें ना। अब बताएं 1100 क्या है नीचे जाके, लॉन्ग टर्म लोन, और ये क्या है, डीलर से पैसे पकड़े हुए हैं 340, जब डीलरशिप कैंसिल होगी तो उसे वापस कर देंगे, तो ये दो लाइबिलिटीज हैं। बताएं हेडिंग, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। आगे खुला खुला कर लें, खुला खुला कर लें। करंट लाइबिलिटीज, एक्सेलेंट, ये नई चीज है आज, करंट पोर्शन ऑफ, ये लाइन जो हमने लगा ली थी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। करंट पोर्शन ऑफ, आगे बोलें। अच्छा अब तरतीब किसी को याद है? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्स जी। अब बोलें ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ रहा है, वो भी डिविडेंड भी आ रहा है, डिविडेंड फेस पे आ रहा है, वो एडजस्टमेंट मेरे से क्यों मिस हुई है, कौन सी थी? हाँ मैंने शायद पढ़ी नहीं थी, ठीक है। अनपेड डिविडेंड, आज अनक्लेम नहीं लिखा हुआ लफ्ज, अनपेड क्लेम का डिफरेंस हमारे सामने अभी आना है, अनपेड डिविडेंड। और जी टैक्स टुक्स कोई नहीं है, तो टैक्स फ्री होगी कंपनी यार, चंगी सेफ गार्ड है। डीटीएल शीटीएल भी कोई नहीं है, भोंगा सवाल बनाया उसने। डिविडेंड डिविडेंड भी कोई नहीं है। अच्छा मुझे नहीं नजर आ रहा डिविडेंड, अच्छा अनपेड डिविडेंड, हाँ सॉरी ठीक है, वो तो हो गए। अब ऐसा करें, इधर मत आए, इधर से देख के बताएं, पीपी का कोई नोट बनने नहीं, लोन टू डायरेक्टर्स का जी, इसमें कोई थोड़ी सी मैंने, ये तो नया है ना आपके लिए, अब ये तो मैं बताऊंगा आपको, इसमें थोड़ी सी मैंने आपको चीजें एक दो ऐड करवाई हैं, अगर याद हो किसी को, कि एक डिसबर्समेंट्स बतानी है, उनकी मूवमेंट, लोन के टी अकाउंट की मूवमेंट, और कोई चीज नहीं बताई है, 10 साल के लिए दी है और किस मकसद के लिए दी है, ये अंग्रेजी लिख के बता देंगे सारा। तो ये नोट नंबर 1 स्टॉक का, ट्रेड एंड रिसीवेबल का, कैश का। नोट नंबर भाईजान, नोट 3 का टोटल इससे टैली करता है, इससे टैली नहीं करता,
ये भी डाल रहे हैं आजकल नोट में, अगर इधर ऊपर डालना है तो फिर ये ऊपर होगा थोड़ा सा एक लाइन में, तो ये मैं दिखा दूंगा आज आपको। अच्छा, उसके बाद शेयर प्रीमियम का नोट रिसीवर, ये बस लाइनें खींच खींच के अलग करनी है चीजें, इनके नोट नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन, इसका तो मेरे ख्याल से नॉन करंट यहां लिख देंगे, करंट यहां लिख देंगे, तो फिर नोट कौन सा बनना है? नोट तो कोई नहीं बनना। आगे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम डीलर, वो भी एक फिगर ही लिखनी है बस, उसकी और कोई डिटेल नहीं है, इसकी कोई डिटेल नहीं। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में अगर देखें कोई एक्रूड लायबिलिटीज वगैरह, बिजली के बिल पेएबल वगैरह हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक नोट बना देते हैं, नहीं है? बस ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अनपेड, ये तो बस फेस पे अलग नजर आने हैं। चलें जी शुरू करें। अब मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में नोट बनाना शुरू कर दिया करें, और नोट बनाने के बाद एंड पे जितना सारा डाटा होता है उसको ले आया करें, क्योंकि सवाल में एरर्स नहीं है। इस सवाल में एरर्स कहीं भी आपको कि एरर नजर आई पढ़ते हुए? द अकाउंटेंट हैज पास्ड दिस एंट्री, इट वाज कैपिटलाइज्ड, इट इज टू बी ए, ऐसी कोई लाइन आपको नजर नहीं आई। चलें जी बिस्मिल्लाह शुरू करें। नोट नंबर 2, लोन टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, लोन टू चलें डायरेक्टर्स ऊपर लिख दें, ऊपर लिख दें, तो लोन्स टू डायरेक्टर्स, लोन टू एम्प्लॉइज। जी कैलकुलेटर पकड़ के अलग अलग कर दें। टोटल लोन कितने? 330। माय डियर अभी तो देखें ना, ज्यादा जज्बाती नहीं होना, इसको भी छोड़ें, इसको छोड़ें। पहले बताएं टोटल हमारी कंपनी ने कितने उधार दिए हुए हैं, उसमें से डायरेक्टर्स को कितने दिए हैं, तो बाकी एम्प्लॉइज को। तो ट्रायल वाली फिगर कितनी दफा नजर आनी है? आज तो शायद बनी बनाई बैलेंस शीट उसने ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है, ड्राफ्ट, हाँ ड्राफ्ट बैलेंस शीट लफ्ज उसने ऊपर लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट से फिगर उठाएं एक ही दफा जो आ रही है, कितनी? इसमें से, और ये आपका टोटल आ गया जो आपने बैलेंस शीट से उठाया है, इसका ब्रेकअप कर दिया। इसमें कोई करंट पोर्शन तो नहीं है ना? नहीं, 2 साल बाद वापस होने हैं लिखा हुआ है। चलें ये चीज जरूर सीख लें कि लोन्स टू एम्प्लॉइज और लोन्स टू डायरेक्टर्स बैलेंस शीट के फेस पे अलग अलग शो करने होते हैं या नोट में? नोट में, ये चीज जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब नोट नंबर 2.1 कुछ आगे मेरे ख्याल से बताया हुआ है लोन्स के बारे में, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए कि हमारे डायरेक्टर्स को 140 मिलियन हमने दिया हुआ है, 14 करोड़ रुपया। तो शेयर होल्डर्स जरूर सवाल पूछेंगे कि यार ये कंपनी आप लोगों की है, माना हम उसमें शेयर होल्डर हैं और आप लोग डायरेक्टर हो, आपका ज्यादा इसमें हिस्सा है, मतलब ये तो नहीं कि 114 करोड़ आप लोग ही घरों में ले जाओ। जरा बताओ ये क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर बताएं फिर, अब इसमें चक्कर बताएं, क्यों क्यों? देखिए ना, बहुत बड़ी अमाउंट आपने डायरेक्टर्स को दे दी हुई है, अब शेयर होल्डर्स तो परेशान होंगे। तो शेयर होल्डर्स को कंपनी लॉ कहता है बताओ कि किस नेचर का लोन दिया और कितने अरसे के लिए दिया है, बताएं जी। लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री हाउस फाइनेंसिंग। आप टैक्स में पढ़ते थे ना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इस तरह का लफ्ज पढ़ते थे। तो लोन आर इंटरेस्ट फ्री फॉर हाउस, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। अच्छा, फिर आगे शेयर होल्डर्स फिर डायरेक्टर्स को ताने मारेंगे उधर बैठ के, तुम लोगों के घर बन रहे हैं 14 करोड़ रुपए के और हाँ हमें डिविडेंड नहीं बांट रहे। वो फिर लड़ाई होती है मीटिंग के अंदर, वो तो जेन्युइन है, लेकिन ये डिस्क्लोजर आएगा तो बातें उनके सामने आएंगी ना। अगर बैलेंस शीट में खाली लिखा हो लोन रिसीवेबल, तो फिर तो देखने वाले को पता नहीं चलेगा, सॉरी इधर बैलेंस शीट में खाली लिखा हो लोन रिसीवेबल, फिर तो देखने वाले को पता नहीं चलेगा क्या कहानी चल रही है। अच्छा आगे बोलें, दीज आर फॉर 10 years as per
10 साल के लिए हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल तक हम तुमसे ये पैसे वापस नहीं मांगेंगे, 2 साल के बाद पैसे देना शुरू कर देना। रीपेमेंट इज ऑन सेकेंड ईयर या रीपेमेंट्स विल स्टार्ट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी थोड़ा थोड़ा लोन आप वापस करने लग जाना 2 सालों बाद, और 10 साल तक सारा लोन वापस कर देना। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको कहा, लोन की मूवमेंट शो करनी है। 2.2। अच्छा, ये बैलेंस शीट की फिगर है, तो ये कौन सा लोन है? क्लोजिंग किसने बोला है? बस यही मैं सुनना चाह रहा था। या क्लोजिंग बोल देते हैं, या कैरिड ऑन बोल देते हैं, या एज ऑन। एज ऑन लोन कितना है? 140। एक जरा आप ना मूवमेंट बनाने की कोशिश करें। पिछले सालों में कितना लोन दिया है, इस साल कितना लोन दिया है, और डायरेक्टर्स ने उसमें से इस साल वापस, ये डिसबर्समेंट कौन सी होगी, ये रीपेमेंट कौन सी होगी, फॉर द ईयर। तो ये कैरी डाउन कौन सा आ जाएगा? एज ऑन। ये फॉर द ईयर पेपर में लिखना है, ये आपके समझने के लिए है, समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे। अब रिवर्स वर्किंग करके कोई अच्छा सा बच्चा ऐसा करे कि इस मूवमेंट को कंप्लीट कर ले। इस मूवमेंट का मैं नाम देख लूं, आईके ने क्या रखा हुआ है। वैसे तो लोन की मूवमेंट भी नाम रख सकते हैं, द रिकॉन्सिलिएशन। जी माय डियर, जल्दी बोलें। अच्छा, ये आपको कैसे इल्हाम हुआ, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये देखें, एज ऑन, एज ऑन कितना है? 140। अच्छा, किसी यूजर ने पूछा कि यार ये 140 पिछले साल तो नहीं था, तो कंपनी वालों ने कहा अच्छा चलो तुम्हें फिर मैं डिटेल में बताता हूं। इस 140 में से 30% इस साल दिए, वापस अभी तक उसने कोई नहीं किया, इस साल वापस कोई नहीं किया, डिसबर्समेंट फॉर द ईयर कोई नहीं है। अब मुझे कोई बताए कि डिसबर्समेंट कितनी हुई है? 42 इस साल दिया है, 98 पिछले सालों में दिया हुआ। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ लोन टू डायरेक्टर्स। आज के सवाल के ऊपर लिख लें नोट 2 जो क्लास में बनाया, मुझे नहीं पता पीछे क्या तरतीब है नोट्स की। नोट 2 जो क्लास में बनाया ये नया है। आसान लगे मुश्किल लगे? टोटल कितना लोन था? 330। उसको ब्रेक कर दिया एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स में। डायरेक्टर्स के लोन के बारे में टेन्योर बता दिया 10 साल, पर्पस बता दिया, इंटरेस्ट रेट बता दिया, और चौथी चीज रिकॉन्सिलिएशन बता दी। तो ये सारी चीजें किसी दिन डिस्क्लोजर में पढ़ लेंगे। डन। चलें जी आगे। नोट नंबर 3, वो मैं चाह रहा था कि आज जरा हम प्रॉपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट बनाएं। नोट नंबर 3 जो कल मैंने आपको उधर से नोट करने को कह दिया था, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हुए थे। नोट 3, शेयर कैपिटल। ठीक है जी, एक ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और एक इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा माय डियर, इधर क्या लिखूं?
कल 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 जो लिखवाया था, शेयर्स इन मिलियन, एक्सेलेंट, शेयर्स इन मिलियन, और ये रुपीज इन मिलियन। कभी पेपर में ये दे देगा, कभी पेपर में ये दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखें पॉइंट 1 में क्या दिया हुआ है, शेयर्स दिए हुए, शेयर्स दिए हुए कितने, 9, नहीं बस यार ये ऊपर लिखा हुआ है ना माय डियर, आप क्यों दोबारा लिखवा रहे हो मिलियन, 900 मिलियन शेयर्स। आगे फिक्रा कल वाला मुझे कॉपी पेस्ट करवाएं जरा खुलवा के, ये फिक्रा असल में याद करना था। ऑर्डिनरी शेयर्स 900 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 amounts to 9,000। अच्छा जी, यहां से फिगर कहां से उठाया करनी है, ट्रायल या बैलेंस शीट से, ट्रायल या बैलेंस शीट से फिगर उठानी है। ये मेरा टोटल शेयर कैपिटल है, पहले ये उठाएं, फिर बाद में उसका ब्रेकअप करेंगे। 5,000 ट्रायल में से तो या बैलेंस शीट में तो रुपीज मिलेंगे ना, तो रुपीज इन मिलियन जी, शेयर इन मिलियन, कैलकुलेटर पकड़े बगैर 500 डिवाइड बाय 10। माय डियर इधर कोई लाइन नहीं आनी, वो ऊपर ब्रेकअप के अंदर लाइंस आएंगी, इधर कोई लाइन नहीं आनी। ये टोटल शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का होता है या ये टोटल सिर्फ शेयर कैपिटल का होता है? तो अगर मुझे अभी अदर इंफॉर्मेशन में कोई प्रीमियम टाइप चीजें मिली तो उनको मैं इग्नोर करके 15 रुपए दिए हुए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 रुपए दिए हुए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिलहाल ये नोट बनाते हुए 10 रुपए पे नोट बनाना है या प्रीमियम डाल के नोट बनाना है, इसका टोटल असल में शेयर कैपिटल से मैच करना है। $130 million shares were issued at a premium of 5, 15 रुपए टोटल, लीव दिस 5, इस 5 का क्या करना है वो मैं आज बताऊंगा। 130 million shares were issued at a premium of ₹5 as consideration for purchase of building and plant। आज ये फिक्रा समझें, आई वॉन्ट टू, पहले नोट कर लो उधर कैमरा, अब इधर आ जाओ। आई वॉन्ट टू परचेज बिल्डिंग एंड प्लांट, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा यार कंसिडरेशन कैश में पे नहीं कर सकता, तब मैंने सब्सिडरी खरीदनी होती थी, अपने शेयर इशू करता था। यहां मैंने प्लांट खरीदना है पीपी वाला, इसलिए शेयर इशू कर रहा हूं। तो ये पेज 27 टाइप एडजस्टमेंट है, बट ये कंसिडरेशन सऊदी किंग को नहीं है, ये किसी भी बाजार में बंदे को है। मैं खरीदना चाहता था प्लांट और बिल्डिंग, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अगले बंदे ने कहा यार फिर ऐसा करो मुझे शेयर इशू कर दो प्रिंटिंग मशीन से, तो प्लांट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री भी अभी मैं आपको करवा देता हूं। 130 million shares were issued at premium for purchase of building and plant। 130 million shares,
बोले कितने? 130 मिलियन शेयर्स। कितने में से? 500 में से। कल मैंने एंट्री नहीं करवाई थी, आज एंट्री करें। 130 मिलियन शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम। सारे अच्छे बच्चे क्लास के इतनी सी लाइन की मुझे जर्नल एंट्री करवा दें, अधूरी जर्नल एंट्री। 130 मिलियन शेयर्स वर इश्यूड। इश्यूड वाले हैं या परचेज वाले हैं? कल मैंने ये नहीं पढ़ाया था तफसील से, मादरत। अब इसकी एंट्री बनाएं हिम्मत करके जरा। शेयर कैपिटल क्रेडिट वर्किंग नंबर 1 है हमारे सवाल की। अभी डेबिट किसे मारना है वो मैं आगे देखता हूं कि मुझे लोग पैसे देके गए हैं या क्या हुआ है मेरे साथ। नोट करें जी, वर्किंग 1। नोट्स के लिए 2 सफ़े काफ़ी हैं, आज 3 सफ़े छोड़ दें, चलिए कोई मसला नहीं। और 1 मिनट, अगर आप लोगों ने वर्किंग 1 IFRS 8 के लिए लेनी है बेसिक डाटा, और वर्किंग 2 आप लोगों ने 10% टेस्ट वाली लेनी है, तो फिर अगर आप उसमें अनकंफर्टेबल होने का डर है तो इसको वर्किंग 3 करके ओपन कर लें। लेकिन छोड़ें परें, बड़े हो जाएं आप थोड़े से, इसको वर्किंग 1 ही लिखें। जब जरूरत पड़ती है तभी वर्किंग खुलती है। अच्छा, ये जो अधूरी लाइन लिखी है इससे आप मेरे से एग्री कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। 130 मिलियन वर शेयर्स वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5। इश्यू वाले हैं परचेज वाले हैं? तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। डन। आगे एज कंसिडरेशन, ये शेयर कंसिडरेशन में दिए हैं अगले को, फॉर परचेज ऑफ। अच्छा, अब ये ऐसा करें, जो मैंने हाईलाइट किया है इसकी जनरल एंट्री बोलें अधूरी सी। परचेज्ड लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, बिल्डिंग एंड प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट नहीं। कैश क्रेडिट किया है या शेयर इशू किए हैं, ये हाईलाइट करने वाली बात है। परचेज बिल्डिंग की है, इशू शेयर किए हैं। जो ये हाईलाइट कर लेगा उसको इंशाल्लाह पेपर में एंट्री नहीं उसकी गलत होगी। अच्छा माय डियर, क्या एज्यूम किया करें, ये एंट्रीज हो गई हैं या नहीं हुई? हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रियां हो गई हुई हैं। मैं अपने लिए करके चेक कर रहा हूं क्या हुई है। ये एंट्रियां कहीं नहीं लिखा हुआ इज टू बी रिकॉर्डेड, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट एट रुपीज इतने, इस तरह कोई नहीं गलती नहीं लिखी हुई। जब भी गलती नहीं लिखी होगी इट इज्यूम कि ये एंट्री हो गई है। तो डेबिट क्या करूं? नहीं बस जाने दें। पीपी कितने से? 19। एंट्री ऑलरेडी पास्ड। ये अल्लाह का शुक्र एंट्री पहले से ही हो चुकी है। अब मुझे बता दें कि मैंने इस एंट्री में से शेयर कैपिटल के नोट में कितना लेके जाना है? 1300 बस, ये था। 130 सिर्फ 10 हो गया ना। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज फुली पेड इन कैश। यार इन लोगों को क्या करूं मैं? ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड फॉर। कल वाला फिक्रा जो मैंने लिखवाया था वो लिखवाएं। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन और अदर देन कैश वाली को नीचे बता के आना कि वो क्या है। इधर नहीं ठोकना प्लांट एंड मशीनरी का लफ्ज। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नीचे थोड़ी देर में एक डिस्क्लोजर बनाएंगे नोट 3.1, वो फिर देख लेंगे ये क्या है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कल जिन्होंने मुझे कहा था नोट दिखाएं, अब क्लियर, यहां तक क्लियर, हाथ खड़ा कर दें। ओके अच्छा जी, बाकी शेयर से क्या करें? बोनस शेयर एज्यूम करें या पैसों के बदले? द रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड एट फेस वैल्यू, इनमें प्रीमियम नहीं है। द रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड एट फेस वैल्यू। यार एंट्री करनी है तो कर लें, वो अब आपकी मर्जी है। इस एंट्री का फायदा क्या होगा? कोई भी नहीं। टोटल शेयर 500, रिमेनिंग हाँ जी, इसका फायदा तो कोई नहीं हुआ। ये भी एंट्री ऑलरेडी पास्ड है। रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन इन कैश। नोट कर लें, चलें। चलें जी, आप करवाएं। 500 माइनस, वैसे तो 370 उधर भी निकला हुआ है जी, बोलें। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड इन कैश का मतलब है कि वो पूरे 10 रुपए दे गए, 9 रुपए नहीं देके गए। वैसे भी आप पार्शली पेमेंट पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है, तो फुली पेड इन 370 ज़रब 10। खुदा के लिए इधर प्रीमियम कभी नहीं लाना, इधर प्रीमियम कभी नहीं लाना। हर फिगर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, फेस वैल्यू से। अच्छा जी, इट्स ओवर नाउ। अब कल वाला फिक्रा लिखवा दें, नोट 3.1। कल वाला अगर किसी ने लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी पेस्ट करके, वो मुझे लिखवा दें। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन, यही इंग्लिश उठानी है। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन, एक दफा ये इंग्लिश किसी तरह याद कर लें, बस यही उठानी है। बोलें शेयर्स इशूड, शेयर्स फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश। ये जो मैंने रिसीव्ड का लफ्ज बोला ना, इसकी वजह से कुछ लोगों को फिक्रा आसानी से याद हो जाता होता है। ये रिसीव्ड का लफ्ज मैं लिख के काट रहा हूं, रिसीव्ड का लफ्ज डाल के जरा फिक्रा पढ़ें, आसानी से याद होगा। शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन गिवन वैसे होना चाहिए, चलिए छोड़ें इसको। दूसरे के एंगल से मैं बात कर रहा हूं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन वर अगेंस्ट, वर अगेंस्ट, वर, कल वाला फिक्रा, इशूड अगेंस्ट बिल्डिंग एंड प्लांट, पूरा लिखना। जाने दें, खैर है। कल इसको 3.1 किया था, इसको 3.2 किया था, इसको 3.2, और खैर है, जाने। अब ठीक है, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। नोट 3.2, एक अंग्रेजी थी, कल आपको पढ़ाई नहीं थी, वो लिखवा दें। लिखवाते लिखवाते समझ भी लेते हैं, वो तो वैसे ही रट्टा टाइप है चीज। बताएं क्या है? ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स, पहले समझ लें सारे। रैंक इक्वली, यानी हर बच्चा क्लास के अंदर उसको एक बोतल पीने का राइट है, हर शेयर होल्डर को बराबर राइट्स हैं। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली विद एसएल रेजिडुअल एसेट्स। रेजिडुअल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बचे कुछ एसेट्स। विद एसएल्स रेजिडुअल एसेट्स, एसएल रेजिडुअल एसेट्स
फुल स्टॉप है इधर, होल्डर्स ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जाहिर बात है किसी एक दिन तो नहीं, जब जब अनाउंस करेंगे तब तक मिलेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम, चलें लिखवाएं, एंड आर एंटाइटल्ड टू 1 वोट एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसएल। यार ये पेज नंबर इसका बता दें, कल जिससे लिखा था देखे उस पे जाके लिख लें, 606 से जाके लिख लें, ये यहां से नजर नहीं आएगा। समझ लें पहले सारे ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली हैं विद रेजिडुअल एसेट्स। रेजिडुअल एसेट्स मींस इक्विटी इन्हीं लोगों की है। होल्डर्स ऑफ द शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। होल्डर्स ऑफ द शेयर्स को पकोड़े मिलने होते हैं या होल्डर्स ऑफ शेयर को डिविडेंड मिलना होता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना होता है ना, उनको तो इंटरेस्ट नहीं मिलना होता। फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर एंटाइटल्ड टू 1 वोट पर शेयर। और अगर मीटिंग होगी तो इनको हर शेयर के बदले कितने वोट डालने की इजाजत है? क्योंकि वोटिंग करके डायरेक्टर भी तो चुनने हैं ना। 1 वोट पर शेयर ऑफ एजीएम ऑफ एसएल। जी ये वाला नोट 3.1 सिर्फ तब डलना है, नीचे वाला तो डालेंगे हमेशा। बुक में नहीं डला हुआ, एक दो जगह पे माजरत आई कि अब डालने लगे। ये वाला हमेशा डालना है आपने, बुक में चाहे डला है या नहीं डला। और ये तब डालना है जब ये वाला सिनेरियो हो, और ये वाला सिनेरियो नहीं है तो फिर ये कैसे डालेंगे? तो ये वाला ऑलवेज हमेशा नोट डालना है। पानी पानी कर गई मुझको लंदर की ये बात। एक कल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई है, आपने मुझे बतानी है। आज तो जुमा टाइम नहीं है, कल इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। एक 1.5 मिनट की स्टोरी है। बैलेंस शीट टैली करनी है, चुप कर जाओ। अच्छा थोड़ा सा हाथ करके बताएं कितने लोगों ने मोर और लेस इस तरह का नोट कल घर में दोबारा बना लिया था? जिसने हाथ नहीं खड़ा किया उसे घुरी मारेंगे। सीरियस गाय। अच्छा अब माय डियर मुझे बताएं कि एक हमारा और मसला हल हो गया है। हाथ खड़ा करके कोई बता दे, एक हमारा और मसला हल हो गया है। एक्सेलेंट, हाथ खड़ा करें जी, वेल डन। शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी मुझे पता चल गई है जो रिजर्व्स में पड़ी हुई है। कल इसका कुछ नहीं किया था, कल बैलेंस शीट के फेस पे शेयर प्रीमियम अलग नजर आ रहा था। आज एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। रिजर्व्स का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल के अलावा सारी चीजें। तो सवाल की एक लाइन ने कहा मेरे पास शेयर प्रीमियम भी है, तो वर्किंग 1 से शेयर प्रीमियम बताएं कितना है। खुदा के लिए इसको शेयर कैपिटल के नोट में लेके जाना। माय डियर, शेयर कैपिटल का नोट मेरी नजर में मुकम्मल हो चुका हुआ है। शेयर कैपिटल का नोट क्या हो चुका है? ये 9000 आ गया और ये शेयर कैपिटल का नोट मुकम्मल हो चुका है। वो एक अदर इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई लकीली, उसको मैं यूज कर लेता हूं। चलते चलते शेयर कैपिटल के नोट ने बता दिया कि शेयर प्रीमियम कितना पड़ा हुआ है रिजर्व्स में। और जिनसे मिस हो गया होगा कोई मसला नहीं, उन्होंने कम से कम सरप्लस को अलग लाइन में डाला होगा और उनको रिटेन्ड अर्निंग बैलेंसिंग निकालने के पूरे मार्क्स मिले होंगे, सिर्फ उनके शेयर प्रीमियम के मार्क्स कटे होंगे। स्टिल यू कैन अटेन वेरी मच मार्क्स। आप बताएं यार, इसमें सरप्लस है 950 और प्रीमियम कितना है? 650 के साथ वर्किंग 1 लिख सकता हूं मैं? हाँ, छोटी सी है जगह। बाकी इसमें मैं डाल दूंगा रिटेन्ड अर्निंग जितनी भी हुई।
बाकी मैं रिटेन अर्निंग डाल दूंगा इसमें। 2050 में सरप्लस पड़ा है, शेयर प्रीमियम पड़ा है और रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, पहली 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन, अब तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। अब ऐसे कोई नोट बनाने वाली चीजें, जो नोट बनने थे बन गए, बस खत्म, नोट बन गए। अब शुरू करें पहली लाइन से, पकड़ें जी 5000, 5 मिनट में सवाल खत्म करें। 5000, आगे चलें। रिजर्व्स, मेरा ये मशवरा है, इसको ऐसे करें, बड़ा अच्छा लगेगा। कंसोलिडेशन में नहीं जिस तरह करते थे किसी और अकाउंट में, 2050 यहां लिख के उसमें से भेज दें, तरतीब से चलाएं ना, जो नहीं 190 को भेज दें यहां पे, -650 के साथ वर्किंग 1 लिख के उसको भेज दें यहां पे। इस तरह चले तो बहुत अच्छा है। 1 to 1, इसको कहते हैं अनबंडल करना। बंडल इकट्ठा हुआ था, उसको अलग अलग कर दिया हमने। इन तीनों का नाम आज क्या पता चला, नई चीज बताएं जो आज रकम हुई है। इन तीनों का नाम रिजर्व्स। इसमें आगे फर्दर बाइफर्केशन भी करेंगे हम, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स। ओके, डन माय डियर। यार मेरे तो ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं है। 1100 और 340 मैंने वैसे ही अलग अलग कर लिया हुआ है। इसमें करंट पोर्शन कितना है, और 250, और नॉन करंट 850। माय डियर, इन तीनों का टोटल कितना है, 340, 850 और 250 का। एक्सेलेंट, 1440। तो पहले मैंने टोटल किया 1100 और 340 का ब्रेकअप किया, फिर मैंने 1100 का किया। बता दें इन तीनों को कहां ले जाऊं। पहले ऐसा करें, पहले मुझे नॉन करंट लिखवा दें। 850 को कहां ले जाऊं, लॉन्ग टर्म लोन में। कितना, 850। और 340। अच्छा, मुझे वैसे ये लग रहा है कि 850 मेरा बैलेंसिंग आना है। थोड़े से जरा बड़े हों, बच्चों वाली बातें ना करें आप। 850 मेरा बैलेंसिंग आना है। वजह पता है क्या, कि उसने ना मुझे 1100 में से 250 दिया हुआ है। 1100 माइनस 250 इज 850। यह एक और तरीका भी है, 1440 माइनस 340 माइनस 250, जिससे भी कर लें आप। अच्छा जी, करंट लाइबिलिटीज में कितना आना है, 50, 340। मैं करने लगा आप बताएं कौन सी फिगर ऐसी है जो आपने सवाल से उठाई है और कौन सी कैलकुलेट की है। ये 250 देखें सवाल में है, ये 340 सवाल में। मेरे ख्याल से यहां कैलकुलेशन पे शो कर दें। उधर तो ट्रीज चल जाएंगे, लेकिन वो ट्रीज साथ तो नहीं स्टेपल होने ना। टोटल कितने थे, इसमें से 250 उधर ले गए और 340 इधर ले गए। 11 कितना था, नहीं, टोटल उठाओ 1440। यार जिस तरह मर्जी कर लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं, वर्किंग में जाके कर दीजिएगा। अलग अलग करना है। ट्री वैसे ज्यादा अच्छा था। दूसरा पार्ट रहने तो आज पार्टी होगी यार बस। ओके, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में पे डिविडेंड पड़ा है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितने हैं, 1610। निकालें इसमें से 1610 1592। डन। So easy adjustments, marks giving. Next जी,
बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ 30. बैंक ओवरड्रॉन फिर बताएं कितना है? भाई बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी चीज है, इसमें एसेट नेट हुआ है, शुक्र है इंक्लूड नहीं लिखा, इंक्लूड तो ब्लंडर होता मेरे ख्याल से, प्लस इसमें नेट हुआ है कैश इन हैंड। रशीद आसान नंबर ते ले लेना, कैश इन हैंड ते लिख ले जाके, बाकी छड़ यार, वो नहीं निकल रहा ते ना नहीं, इजी इजी नंबर ले लिया कर, तेरी मेहरबानी, इजी इजी नंबर ते ले लिया करना, 30 ते जाके लिखा ना यार, बाकी टेंशन बाद च है यार। अच्छा जी, 30 वाला तो मार्क्स में मिल गया हमें। अब बैंक ओवरड्राफ्ट बताएं, 265 में 30 जमा करूं, हाथ खड़ा करें, दायां 30 माइनस करूं, हाथ खड़ा करें, बायां, ऐड वाले हाथ खड़ा करें, चले लेस वाले, एक्सेलेंट। अच्छा, असल में ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें ना, ये लायबिलिटी है बैंक ओवरड्रॉन। लायबिलिटी किस पे नजर आ रही है? 265 पे लायबिलिटी, लायबिलिटी इसमें से नेट हुआ हुआ है क्या? एसेट, तो एसेट तो फिर नेट हुआ हुआ है ना, एसेट का नाम कैश, जैसे वो होता नहीं था डीटीएल में से डीटीए नेट हुए होते थे, इस टाइप की चीज है। तो वर्किंग नंबर 2 आज के सवाल की, तो ग्रॉस बताएं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? ग्रॉस ओडी 295, बैलेंसिंग ऐसे नहीं सही, ऐसे समझ आ जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी को मैंने पॉजिटिव समझ लिया, तो आप नेगेटिव भी समझ सकते थे, लेकिन फिर उल्टा काम सारा करना पड़ना था। लायबिलिटी को मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, एसेट इसमें से नेट हुआ हुआ है, तो फिर लायबिलिटी थी कितनी? 295 जी। वर्किंग नंबर 295। बस ठीक है, एक चीज रह गई है, स्टॉक और डेटर की फिगर, और पीपी जो भी फिगर्स रह गई हैं वो ट्रायल के फेस पे बता दें। पीपी कितना है? क्या मेरे से पूछें? बहुत कुछ बस बहुत। स्टॉक 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 डेटर 326, चलिए नोट 2, लोन 2 330। जिन्होंने कल का पार्ट बी लिया है, करंट लायबिलिटीज कट सब टोटल करके एक नीचे लाइन डालनी होती है, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, वो अगर कभी आई तो हम डालेंगे लाइन। करंट लायबिलिटीज का टोटल करके डालनी होती है कॉन्टिंजेंसीज एंड, जिसमें कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कोई वादे किए हुए हैं तो वो शो करने होते हैं। खत्म सवाल। इसके इस 9000 को मैं, मेरा काटने को दिल चाह रहा है, ये टोटल में यूज नहीं होता लेकिन काटना नहीं है, ये जमा ये,
माय डियर, ये एक नोट बनाए और एक रिजर्व्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये तो पढ़ाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बच्चों को पहले भी। अगर इस सवाल को आप खुद करते तो कितने % सवाल हो जाना था? 80%। और कोई परसेंटेज बताएं? 70%, 90%, माशाल्लाह। चलें जी, अब आगे आ जाएं। अच्छा माय डियर, नाउ आज सवाल में वो जो रिकॉन्सिलिएशन बनती है उसमें जो गोहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टोटल है वो अवेलेबल है। ये आपके एसेट्स हैं, इसमें सारे सेगमेंट्स के एसेट भी पड़े हुए हैं, रिपोर्टेबल वालों के भी, नॉन रिपोर्टेबल वालों के एसेट्स भी पड़े हुए हैं, इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन आज हमें एक सब टोटल करना पड़ेगा, वो होगा लायबिलिटीज का। वो किसका? जब हम नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा, वैसे भी किया करने फाइनल अकाउंट के सवालों में, मैं तो ऐसे शॉर्टकट मारता हूं, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। तो ये हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, नॉन करंट करंट अलग करने की जरूरत नहीं, वो कर दे तो अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं, इक्विटी का टोटल छोड़े परे, मुझे लायबिलिटीज बताएं। 1190 21 33 नहीं, लायबिलिटीज का टोटल अलग से बैलेंस शीट में नहीं होता, ये तो अब कोई नई चीज हमने निकाली। लायबिलिटीज का टोटल बैलेंस शीट में नहीं होता, सॉरी। लेकिन ये 11902155 इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का सवाल स्टार्ट करने से पहले मुझे मेरे बिजनेस के एसेट्स बता दें जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने चाहिए, और लायबिलिटीज भी बता दें मुझे ऑपरेटिंग सेगमेंट का सवाल शुरू करने से पहले। 1190 प्लस 2155 3345। दिस इज व्हाट, ये मैं आपको बताता हूं क्या है। अभी किसी ने 10% बोला, मैं हाथ जोड़ने लगा, इन फिगर्स पे 10% नहीं लगाना खुदा के लिए। 10% लगाते होते थे सेगमेंट्स की चीजें जमा करके, उसमें हेड ऑफिस की चीजें नहीं होती थी। लेकिन नेचुरल है, ये चीजें भूली होंगी, अभी नहीं याद आएंगी, इतनी चीजें याद करानी पड़ेंगी, अभी इतनी जल्दी याद नहीं आना शुरू होंगी। अभी हल्का फुल्का इसको हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, फिर कल इसको सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट वाले को, तो अभी याद नहीं आनी चीजें, लेकिन हल्का हल्का जरा देखना शुरू कर देते हैं। आज IFRS 8 में एक सवाल हमने किया था गोहर वाला, उसमें मैं आपको यह बता रहा था कि अल्लाह आपका भला करे, आपके भाग लगाए। ये गोहर वाले सवाल में ये सवाल था हमारा, माय डियर, थोड़ा सा जरा रिवाइज करें। एक होती थी हमारी वर्किंग वन, होती थी वर्किंग वन, इसमें सिर्फ सेगमेंट्स आते थे, और माय डियर इन फिगर्स पे हम 10% लगाते थे। इनमें रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल पड़े होते थे, इनमें ऑपरेटिंग सेगमेंट आते थे। बूथा शरीफ उत्ते रखो ना, अब कुछ लोगों को मुझे गुस्सा चढ़ा है, सॉरी। इनमें ऑपरेटिंग सेगमेंट आते थे, रिपोर्टेबल वाले भी, नॉन रिपोर्टेबल वाले भी। इन टोटल में फिर हम रेड मार्कर से, अब तो मुझे भी भूल गई हैं चीजें, रेड मार्कर से इसको, या ब्लू मार्कर से इसको हाईलाइट करते थे, और ब्लू मार्कर से प्रॉफिट को हाईलाइट करते थे, और ब्लू मार्कर से एसेट्स को हाईलाइट करते थे, और इनको वर्किंग 2 में ले जाते थे, और वर्किंग 3 में एक्सटर्नल सेल को हाईलाइट करते थे। टोटल सेल, प्रॉफिट और एसेट चले जाते थे वर्किंग नंबर 2 में। एक्सेलेंट। और
अगर उधर 10% टेस्ट के बाद भी 75% पूरा नहीं होता था तो वो वर्किंग 3 में जाके टेस्ट करते थे। ये याद आ रहा है? अब ये वाले जो टोटल होते थे ये बिजनेस के एसेट्स टोटल नहीं होते थे, क्योंकि अभी तक इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स नहीं पड़े हुए, वो जाके रिकॉन्सिलिएशन में डालते थे। ओके, ये तो वर्किंग 2 फिर करते थे, ये छोड़े परे, वर्किंग 2 जो होती थी। उसके बाद इन 5 में से 2-3 क्या निकल आते थे? पोर्टेबल नहीं, तुसी लैक नहीं जाने नाल, पोर्टेबल, रीपोर्टेबल, दोबारा लेके जाने। अच्छा, इसके बाद हम केमिकल सोडा फार्मा को जमा करते थे और नॉन पोर्टेबल इत्थे पांदे सी। ए पा पू के ए भी टोटल वही वाला टोटल हो जाता सी, आ जाके खोती ये वही वाला टोटल हो जाता था। लेकिन ये हो जाता था कि ये 2 डिस्क्लोज नहीं होते थे, बाकी 3 डिस्क्लोज हो जाते थे, और एक लंबी लिस्ट थी इसके डिस्क्लोजर्स की। इसके बाद इनको चुकते थे इकट्ठा शॉपर में डाल के, इन तीनों को इकट्ठा शॉपर में उठाते थे और इसके लिए शॉपरी अरेंज करते थे और इन सबको नीचे ले जाते थे। अब ये तीनों डाल के इधर आ गए और ये रिपोर्टेबल आ गए, ये अदर देन। ये फिगर्स आज हमें अवेलेबल हैं सवाल में। ये मेरे बिजनेस के टोटल एसेट्स हैं, इसमें सब के सारे हैं, ये तो बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं, और ये मेरे बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज हैं। तो आज हो सकता है कि हमें ये फिगर्स डाल के ये बैलेंसिंग निकालनी पड़े, या अगर ये वाली फिगर्स उसने दे दी तो फिर हमें फायदा ये होगा कि ये बैलेंसिंग हमारी चेक हो जाएगी। तो बस ये फायदा होगा, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले से बन चुकी हैं, तो ये पोर्टेबल हो गए, ये नॉन रिपोर्टेबल हो गए, और ये एडजस्टमेंट्स हो गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको होमवर्क नहीं देंगे, सिर्फ ये गोहर वाला सवाल ही होमवर्क में डाल देंगे। इसको जरा एक दफा नजर मारिएगा, तो सवाल पढ़ लें, ट्राई आपने करना है घर में। मैं अपने घर में इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, मुझे अगर कोई याद करा देगा मैं ट्राई करूंगा, देख के मैं ट्राई करूंगा, मैं अपने घर में ट्राई करूंगा, आपने अपने घर में ट्राई करना है। आपने मेरे घर में नहीं आना, मैं आपके घर तक नहीं आऊंगा, ठीक है? ज्यादा फ्री नहीं होना। ओके, एसएल हैज 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, बस भाई 5 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने पे, प्लीज अटेंशन। SL has 2 operating segments on the basis of geographical location. Information for those RBs is extracted from reports is as follows: sale, cost of sale, GP, expenses और profit। अल्लाह का शुक्र है वर्किंग 1 के लिए मुझे सेल भी मिल गई है और वर्किंग 1 के लिए मुझे प्रॉफिट्स भी मिल गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ नहीं, इधर जाके देख लेना, ऐसे क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं? सेल भी मिल गई हैं, प्रॉफिट्स भी मिल गए हैं, ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट। और मुझे क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए। एसेट्स, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इतने इतने एंड इतने कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। तो ये किसके हैं? सारे हेड ऑफिस के। ये ऊपर में इसमें पढ़े हुए, इसमें पढ़े हुए एक्सेलेंट, नहीं पढ़े हुए। क्यों? क्योंकि ये किसके हैं? सेगमेंट के हैं, और ये किसके हैं? हेड ऑफिस के। डन। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वर इन द रेशियो ऑफ 4:3। अच्छा, नॉर्थ में एक सेल पड़ी है, साउथ की वो आपस की सेल है। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे ये वाले एसेट्स कोई माई का लाल निकाल दें इंशाल्लाह। 50% बच्चे निकाल लेते होते हैं, जो एसेट्स वर्किंग 1 में जाने हैं, जो एसेट्स वर्किंग 1 में जाने हैं।
कैमरा उधर कर दो, व्हाइट बोर्ड। वर्किंग वन में किसके एसेट्स जाने हैं? रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल के। रिपोर्टिंग वन में किसके, वर्किंग वन में किसके एसेट्स जाने हैं? जल्दी बोले ना यार। रिपोर्टेबल और फिर टोटल करके नोट में जाने हैं, फिर नोट में उसके किसके एसेट डालेंगे तो फिर टोटल आ जाएंगे। उल्टा चलें, 7276 ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। 10395 हमारे क्या हैं? टोटल एसेट्स हैं। ये 10395 टोटल एसेट्स हैं। ये एसेट्स जो हैं वो ये वाले हैं। एग्रीड तो हाथ खड़ा कर दें। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं हेड ऑफिस के तो फिर किसके बच जाएंगे? फिर सेगमेंट्स के बच जाएंगे ना, फिर सेगमेंट्स के बच जाएंगे। तो आए जरा, वर्किंग नंबर 1 सेल एक्सटर्नल, अभी नोट नहीं करनी, सेल टोटल प्रॉफिट एसेट्स। सेगमेंट्स कितने? 2, नॉर्थ साउथ टोटल। इधर देखें, बैलेंस शीट की एसेट्स 103 माइनस हेड ऑफिस के 300, 100। इसको तोड़ दें 4:3 में नॉर्थ साउथ में, वो बहस अलग है। इसको 4:3 तोड़ दें नॉर्थ साउथ में, वो बहस अलग है, वो भी मैं नहीं करना चाह रहा। कितने लोग 1000095 पे पहुंच गए थे जी? 10095 हाइब्रिड प्लीज, 10095। और इसको तोड़ना कैसे है 10095 को 4:3 में? 10095 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई, वो तो बचपन में सीखा होता। 10095 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। बार बार 4 ही लगे रहना है। हमारे सेगमेंट ही 2 हैं यार, मैं क्या करूं? छोटा सा सवाल है। हमारे सेगमेंट ही 2 हैं, नॉर्थ और सेलें वगैरह दी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ऊपर देख लीजिएगा घर जाके, कितने लोग ट्राई कर लेंगे? जरा ट्राई कर लीजिएगा। तो गोहर के सवाल के बाद करेंगे तो इसी पे 10 मिनट लगेंगे, गोहर के सवाल के बगैर करेंगे तो गलत होगा, और इस पे टाइम भी आपका आधा घंटा लग जाना, समझ भी कुछ नहीं आना। तो इसलिए ये सवाल मैं नहीं करा रहा, थोड़ा सा हिंट दे दिया कैसे चलना है। ऑपरेटिंग सेगमेंट समझ आया नहीं आया कल बात करेंगे। बस मुझे ये बता दें, आपको फाइनल अकाउंट का सवाल समझ आ गया आज? बस काफी है वो। शेयर कैपिटल का नोट में आइंदा मसला तो नहीं होगा? शेयर कैपिटल के नोट में आइंदा मसला नहीं होना चाहिए। कल भी रिवाइज करेंगे इसको, कल दोबारा रिवाइज करेंगे। चलो बंद कर दो, बस आज कोई होमवर्क नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, आज तो नहीं होती हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह।